लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी लेक्चर 30, जो मैंने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट की हुई है कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए। और ये क्वेश्चंस काफ़ी यूज़फुल रहेंगे यूजीसी नेट कॉमर्स के लिए एंड पीजीटी कॉमर्स के लिए, ठीक है। और हर एक क्वेश्चन को मैं डिटेल से एक्सप्लेन इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको इनके थ्रू जो है कॉमर्स के कॉन्सेप्ट्स जो हैं अच्छे से क्लियर हो जाएं। हम लोग हर एक ऑप्शन को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि उससे रिलेटेड भी अगर आपका कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको अच्छे से अटैम्प्ट कर पाओ। और मेन मोटिव है मेरा आप लोगों की कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी, बिकॉज अगर आपको अपने कॉमर्स के कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी है तो आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है कॉमर्स से रिलेटेड तो आप उसको ईजिली क्रैक कर पाओगे, ठीक है। और मेरी वीडियो में आपको ईजी लेवल के, मॉडरेट, डिफ़िकल्ट सभी टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे ताकि जो है आपका पेपर को अटैम्प्ट करने के लिए कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो, ओके। और अगर आप लोगों ने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, जिसमें लेक्चर 1 टू लेक्चर 29 तक की वीडियोस हैं। आप वहाँ प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, उस पर क्लिक करके देख सकते हो, ओके। और अगर आप लोगों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन यू कैन सब्सक्राइब, ताकि आपको मेरे अपकमिंग वीडियोज़ की टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके। तो हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर 30 को। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, आपने लिस्ट 1 को लिस्ट सेकंड के साथ मैच करना है। लिस्ट 1 में आपको कुछ इंस्टीट्यूशंस के नेम दिए हुए हैं, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के, और लिस्ट सेकंड में उनका एस्टैब्लिशमेंट ईयर दिया हुआ है, तो आपको प्रॉपर मैच करना है। मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में भी डिस्कस किया है, ये जो डेट्स और ईयर्स वाले क्वेश्चंस होते हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इनसे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। तो आपको जैसे जैसे इन क्वेश्चंस के थ्रू डेट्स पता चल रही हैं, ईयर्स पता चल रहे हैं, आपने उसके साथ के साथ नोट्स ज़रूर बनाने हैं अच्छे से, ठीक है। और अगर आपका फिर भी कोई भी डाउट रह जाता है, आप लोगों का कोई भी सजेशन है, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। ये हमारा रिलेटेड है आपकी कॉमर्स के इंटरनेशनल बिजनेस यूनिट से। अब हम पढ़ते हैं वन बाय वन। देखो, सबसे पहले जो हमें दिया हुआ है वर्ल्ड बैंक, ठीक है। आपने वर्ल्ड बैंक की क्या बतानी है, इसमें डेट बतानी है, ईयर बताना है। और मैं आपको साथ के साथ थोड़ा बहुत इंस्टीट्यूशंस के बारे में बताते भी जाऊंगी, बिकॉज हमारा मोटिव क्या है, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं वर्ल्ड बैंक की, तो वर्ल्ड बैंक का जो ईयर है आप लोगों ने ध्यान रखना है, कौन सा है, 1944। कौन सा है वर्ल्ड बैंक का, 1944 है, ओके। अब आपने एक चीज़ और ध्यान रखनी है, ये है क्या वर्ल्ड बैंक, बेसिक्स इन्फो आपको होनी चाहिए ज़रूर। जो वर्ल्ड बैंक है वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि लोन और ग्रांट्स देता है। किनको, जो पुअरर कंट्रीज़ होती हैं, यानी कि जो बहुत ज़्यादा गरीब कंट्रीज़ होती हैं, उनकी गवर्नमेंट को ये लोन और ग्रांट्स देता है ताकि वो लोग कैपिटल प्रोजेक्ट्स कर सके, ठीक है। और इसके अंदर दो इंस्टीट्यूशन आते हैं हमारे वर्ल्ड बैंक के अंदर। कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस आते हैं, एक हमारा आता है आईबीआरडी, ओके, और एक इसके अंडर आता है आईडीए। ध्यान रखना है वर्ल्ड बैंक के अंदर कौन से दो इंस्टीट्यूशंस आते हैं, एक हमारा आईबीआरडी, एक आईडीए। आईबीआरडी का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, और आईडीए का क्या फुल फॉर्म है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ठीक है। एक जो जो मेन मेन चीज़ें आपको बताती हूँ मैं एक्स्ट्रा, उसको भी आपने नोट करना है, बिकॉज इसमें आप लोगों का ही बेनिफिट है, ठीक है। और एक चीज़ आपने क्या ध्यान रखनी होती है कि ये इसका हेड क्वार्टर जो है कहाँ पे, आपने ये ध्यान रखना है, इसका जो वर्ल्ड बैंक का हेड क्वार्टर है वो है वॉशिंगटन डीसी में, ठीक है। हेड क्वार्टर कहाँ है वर्ल्ड बैंक का, वॉशिंगटन डीसी में। तो ये कुछ जो है आपने अच्छे से ध्यान रखनी है। मैंने आपको बताया वर्ल्ड बैंक जो पुअरर कंट्रीज़ होती है उनकी गवर्नमेंट को लोन्स एंड ग्रांट्स देता है, ठीक है, ताकि जो गरीबी है वो ख़त्म हो सके। और क्या करता है, इसके अंदर कौन से इंस्टीट्यूशंस है, आईबीआरडी एंड आईडीए, और ये कौन सी ईयर में एस्टैब्लिश हुआ, 1944 में। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, वॉशिंगटन डीसी में, ठीक है। तो आपको ये अच्छे से, अगर सुनते भी हो ना वीडियो को एक दो बार, तो भी आपको ये चीज़ें लर्न हो जाती है, या आप अलग से इनके नोट्स बना लेना, ओके। तब अब हम करते हैं नेक्स्ट, हमारा कौन सा है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। ये जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन है, इसका कौन सा ईयर है, फॉर्मेशन ईयर, इसका फॉर्मेशन ईयर है 1956। डेट ध्यान रख लेना आप, मैं लिख रही हूँ जुलाई 20
1956। ये किसकी है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन की, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी में। देखो जो बेसिक बेसिक चीज़ें वो ध्यान रखनी है। कहाँ है इसका हेडक्वार्टर? वॉशिंगटन डीसी में। और इसकी जो मेंबर कंट्रीज़ हैं आपको पता होनी चाहिए कितनी है इसकी? 184। इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन की मेंबर कंट्रीज़ कितनी हैं आपकी? 184 कंट्रीज़ इसके अंडर आती हैं। और इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन है क्या? बेसिकली एक ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो क्या चीज़ ऑफर करता है? इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सर्विसेज, एडवाइजरी सर्विस देता है, एसेट्स की मैनेजमेंट सर्विसेज देता है। किस लिए? ताकि प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट हो सके, किसमें? लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ में। इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन क्या करता है? इसके नाम से ही पता चल रहा है, ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है जो ऑफर करता है क्या? इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सर्विसेज, एडवाइस देता है, एसेट्स की मैनेजमेंट की सर्विसेज देता है। किस लिए? ताकि प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट हो सके लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ में, ठीक है। तो आपने ये चीज़ जो है अच्छे से ध्यान रखनी है, जो बेसिक सी चीज़ है। नेक्स्ट है आपका इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी की जगह आप इसको करेक्ट कर लो एसोसिएशन। आईडीए जो मैंने ये भी आपको बताया था ना, यहाँ पे आईडीए जो वर्ल्ड बैंक का पार्ट है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, और इसका ईयर कौन सा है? 1960। ये देखो बिल्कुल सामने जो है इसके बिल्कुल करेक्ट ईयर्स लिखे हैं मैंने आप लोगों के लिए, ताकि आपको इस पर कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन का कौन सा ईयर है? 1960 है, ठीक है। और इसकी कितनी मेंबर कंट्रीज है ये आपने ध्यान रखनी है? 173। कितनी कंट्रीज है इसके अंडर? 173। इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन के अंडर कितनी थी? 184। और इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन के अंडर हमारी कितनी कंट्रीज आती हैं? 173। और इसका ईयर कौन सा है आपका? ईयर मैंने अभी आपको बताया था 1960। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी में, वही सेम आ रहा है। अब आपको पता होना चाहिए आईडीए का मेन पर्पस क्या है। देखो आईडीए एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, और ये क्या करता है? लोन और ग्रांट्स देता है वर्ल्ड की पुअरेस्ट डेवलपिंग कंट्रीज को एट कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। यानी कि ये क्या करता है? कंसेशनल यानी कि बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कंसेशनल लोन्स जो है प्रोवाइड करता है। किसको देता है? जो वर्ल्ड की बहुत ज़्यादा पुअरेस्ट समझते हो, जो बहुत ज़्यादा गरीब कंट्रीज़ हैं, ठीक है। तो इसका काम क्या है? आईडीए का ये है, ठीक है। तो आपको ये बेसिक सी चीज़ें ध्यान रखनी है। अब हम बात करते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक की। एशियन डेवलपमेंट बैंक का ईयर कौन सा है? वही जो इसके सामने दिया हुआ है 1966। और अगर हम कंप्लीट डेट की बात करें तो 22 अगस्त 1966। कौन सा है? 22 अगस्त 1966। और इसके अंडर कितनी कंट्रीज आती हैं? इसके अंडर आती हैं 68 कंट्रीज। ध्यान रखना, इसके अंदर कितनी कंट्रीज आती हैं? 68 कंट्रीज इसके अंडर आती हैं, ठीक है। एशियन डेवलपमेंट बैंक। और ये है क्या? एक ये रीजनल डेवलपमेंट बैंक है। इसका एस्टैब्लिशमेंट का जो डेट, आपने ईयर जो है मेन ध्यान रखना है, वो कौन सा है इसका? 1966। एक बार ये डेट का आप मत ध्यान रखना, डेट का एक बार कंफर्म नहीं है, 22 अगस्त। एक बार बस आपने ईयर ध्यान रखना है एशियन डेवलपमेंट बैंक का, बिकॉज जो है एक बार कई जगह 19 दिसंबर 1966 दिया हुआ है, या कई बार 22 अगस्त 1966 दिया हुआ है। इसका जो है मैं आपको कंफर्म बता देती हूँ कि कौन सा है। तो इसका जो आप कंफर्म लिख लेना 19 दिसंबर, ठीक है। आप देख लेना 19 दिसंबर 1966 एशियन डेवलपमेंट बैंक का, ठीक है। एशियन डेवलपमेंट बैंक है कि एक रीजनल डेवलपमेंट बैंक है, ठीक है। और आपने इसका हेडक्वार्टर देख लेना, हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? ऑर्टिगेस सेंटर, लोकेटेड इन द सिटी ऑफ मेट्रो मैनेलिया, ठीक है, फिलीपींस में। तो आपने ये जो बेसिक सी चीज़ है ये ध्यान रखनी है, ओके। तो मैंने आपके साथ डिस्कस किया जो वर्ल्ड बैंक है उसका कौन सा है? 1944। इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन का है 1956। और इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन का है 1960। और एशियन डेवलपमेंट बैंक का है 1966। तो आपने इसके ईयर्स को अच्छे से ध्यान में रखना है, ओके। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, व्हाट डज फाइनेंशियल लिवरेज मेजर्स? मतलब ये क्या मेज़र करता है? आपको पता है लिवरेज टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। और मैंने आपको पहले वाली वीडियोस में बताया ऑपरेटिंग लिवरेज होता है, फाइनेंशियल लिवरेज होता है, और क्या होता है? कंबाइंड लिवरेज होता है, ठीक है। अब बात आती है फाइनेंशियल लिवरेज मेज़र क्या करता है।
अब आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल लिवरेज है क्या। देखो, जब आप फाइनेंशियल लिवरेज मतलब जब आप अपने जो है फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में डेट का भी यूज़ करते हो, ठीक है, डेप्ट मतलब डिबेंचर्स वगैरह का भी यूज़ कर रहे हो इक्विटी के साथ साथ, तो ये किससे रिलेटेड है, फाइनेंशियल लिवरेज से। लेकिन आप कितना डेट यूज़ करते हो वो भी डिपेंड करता है ना। आपको एक टर्म सुनी होगी फाइनेंशियल रिस्क, वो किससे रिलेटेड है, आपके फाइनेंशियल लिवरेज से। तो फाइनेंशियल लिवरेज क्या मेजर करता है, फर्स्ट है नो चेंज विद ईबीआईटी। ईबीआईटी मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। नो, ये नहीं है। द सेंसिबिलिटी ऑफ ईबीआईटी विद परसेंटेज चेंज विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट, नो। द सेंसिबिलिटी ऑफ ईपीएस विद परसेंटेज चेंज इन द ईबीआईटी लेवल, यस। आपने ध्यान रखना है जो फाइनेंशियल लिवरेज है वो देखता है कि जो आपका ईबीआईटी में अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो है उसमें चेंजेस आने से जो आपका ईपीएस है, ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर पे जो है कितना अफेक्ट पड़ता है, ये कौन मेजर करता है, फाइनेंशियल लिवरेज। ठीक है, आपने ये जो है चीज़ अच्छे से ध्यान रखनी है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, दिस वन। तो आप लोगों ने पहले वाली वीडियोस जरूर देखनी है, मैंने उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया है। बस आपने फाइनेंशियल लिवरेज का ध्यान रखना है कि जो आपका अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में चेंजेस आने से आपका ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर पे कितना अफेक्ट पड़ रहा है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन, डिटरमाइन कॉन्ट्रीब्यूशन इफ फिक्स्ड कॉस्ट इज ₹40,000 एंड प्रॉफिट इज ₹30,000। आपको निकालना है कॉन्ट्रीब्यूशन, आपको फिक्स्ड कॉस्ट दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है। देखो, ये कई बार बेसिक सी चीज़ें ही आपको क्या कर देती है, कंफ्यूज। आप लोगों को एक फॉर्मेट पता होना चाहिए। देखो, जो आपकी सेल्स है, मतलब जो आपका सेल्स है उसमें से अगर आप क्या लेस कर देते हो, सेल्स में से अगर आप वेरिएबल कॉस्ट लेस करते हो तो आपका क्या आता है, कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से जब आप फिक्स्ड कॉस्ट लेस करते हो तब आपका जो है प्रॉफिट आता है। ठीक है, अब आप ये देखो, यहीं से आपका फॉर्मूला डिराइव हुआ, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट होता है। अब कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट है तो आप वैल्यू पुट करो। कंट्रीब्यूशन आपको निकालना है, फिक्स्ड कॉस्ट आपको 40,000 दिया हुआ है, प्रॉफिट आपको 30,000 दिया हुआ है। तो कंट्रीब्यूशन निकालना है, 40,000 उधर चल जाएगा, 30 प्लस 40 70,000। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ओके, तो कंट्रीब्यूशन आपका 70,000 यानी कि आपका आंसर क्या आ जाएगा, ये वाला। ओके, ये आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं फॉर्मूलाज। नेक्स्ट है हमारा रिलेटेड है किससे, फुल फॉर्म से। और फुल फॉर्म वाले क्वेश्चंस मैं आपको कहती हूँ कि फुल फॉर्म्स आपको आनी चाहिए। द OECD स्टैंड्स फॉर, आपको बताना है OECD का क्या फुल फॉर्म है। फर्स्ट दिया हुआ है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट, सेकेंड दिया हुआ ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन एंड डेवलपमेंट, थर्ड दिया हुआ ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनवायरमेंटल कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट, और फोर्थ दिया हुआ है आपको ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनवायरमेंटल कंट्रोल एंड डेवलपमेंट। तो इसका आंसर जो है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि OECD का क्या फुल फॉर्म है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन, लिक्विड एसेट्स इज डिटरमाइंड बाय। आपने रेशियो एनालिसिस पढ़ा होगा, उसमें आपने पढ़ा होगा एक करंट रेशियो होता है, एक क्विक लिक्विड रेशियो होता है जिसको हम क्विक रेशियो भी बोलते हैं। ठीक है, एक हमारा करंट रेशियो होता है, एक क्विक रेशियो होता है। ठीक है, अब उसमें क्विक रेशियो में आपकी एक टर्म यूज होती है लिक्विड एसेट्स। ठीक है, क्योंकि जो करंट रेशियो में तो क्या यूज होता है, करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज, लेकिन जो क्विक रेशियो होता है उसमें क्या यूज होता है, लिक्विड एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज, यही यूज होता है आपका। तो आपने अब एक चीज क्या ध्यान रखनी है, लिक्विड एसेट्स होता क्या है, जो बहुत जल्दी जिसको आप कैश में कन्वर्ट कर देते हो। इसी वजह से जो है हम स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को काउंट नहीं करते हैं लिक्विड एसेट्स में। ठीक है, क्योंकि देखो प्रीपेड एक्सपेंसेस आपने पे कर चुके हो। ठीक है, और जो आपका क्या है, आपका स्टॉक, उसका पता नहीं ना कि बिल्कुल जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाए। तो आपने ध्यान रखना है करंट एसेट्स में से जब हम स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस, करंट एसेट्स में से जब हम स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को लेस कर देते हैं तो हमारा क्या आता है, लिक्विड एसेट्स। तो आपने ये चीज़ जो है अच्छे से ध्यान रखनी है, लिक्विड एसेट्स इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। नेक्स्ट है क्वेश्चन, विच वन इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ IMF। IMF मतलब हमारा क्या है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, IMF का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अब आपको बताना है इसमें से कौन सा नहीं है ऑब्जेक्टिव। अब मोस्टली आपके क्वेश्चन नोट वाले आते हैं
कि कौन सा नहीं है, आपको ये बताना होता है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा जो है ऑब्जेक्टिव नहीं है किसका, आईएमएफ का, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का। पहले मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था आईएमएफ क्या है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है। इसकी मेंबर कंट्रीज मैंने आपको बताई थी कितनी हैं, 189 इसकी मेंबर कंट्रीज़ हैं। ठीक है, ये जो बेसिक सी चीज़ें आपको बताई थी। ठीक है, और ये कब फॉर्म हुआ था, किसकी वजह से, जो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुआ था ना, मैंने आपको बताया था उसके रिजल्टेंट में हमारा आईएमएफ बना था और एक आईबीआरडी। ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के ट्विंस भी कहते हैं हम आईएमएफ को और आईबीआरडी को। ये भी एक चीज़ ध्यान रखना आप, क्योंकि इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स की। देखो, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के क्या ऑब्जेक्टिव हैं ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसके नाम से ही पता चल रहा है। इसका एक तो ऑब्जेक्टिव है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉपरेशन को प्रमोट करना, यानी कि वर्ल्ड लेवल पे मॉनेटरी कॉपरेशन को कॉर्पोरेट करना। तो ये तो हमारा ऑब्जेक्टिव हुआ। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि हमने नॉट वाला बताना है ना। फिर है टू इंश्योर बैलेंस्ड इंटरनेशनल ट्रेड। यस, दिस इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ आईएमएफ। उसका ऑब्जेक्टिव है कि जो एक्सपेंशन और बैलेंस ग्रोथ हो इंटरनेशनल ट्रेड का। तो ये वाला आंसर भी नहीं आएगा। फिर उसके और क्या क्या ऑब्जेक्टिव है मैं आपको बता देती हूँ कि टू प्रमोट एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी। यस, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये तो ऑब्जेक्टिव है ना, हमें बताना है कौन सा नहीं है। टू इंश्योर एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, की एक्सचेंज रेट स्टेबल रहे, तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव है इसका। और उसके टू एंश्योर एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, ये भी इसका एक ऑब्जेक्टिव है किसका, आईएमएफ का। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन भी कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज ये तीनों ही ऑब्जेक्टिव हैं। और कौन कौन से हैं मैं आपको बता देती हूँ, ताकि अगर उससे रिलेटेड भी आए तो आपको पता हो। एक है कि टू एस्टैब्लिश अ मल्टीलेटरल सिस्टम ऑफ पेमेंट। क्या एस्टैब्लिश करना, मल्टीलेटरल सिस्टम ऑफ पेमेंट। और ऐसे रिसोर्सेज अवेलेबल करना इसके मेंबर्स को जो कि बीओपी की, जिनको बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में प्रॉब्लम्स आ रही हो, कंट्रीज को बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, आपको पता होगा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरनेशनल बिजनेस में। ठीक है, जो ये आपका थर्ड वाला दिया हुआ है ना, टू फिनेंस प्रोडक्टिव एफर्ट्स अकॉर्डिंग टू पीस टाइम रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, पीस टाइम रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग जो है प्रोडक्टिव एफर्ट्स को फिनेंस करना, ये नहीं है ऑब्जेक्टिव। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, सी वाला, बिकॉज हमसे पूछा कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है। ओके, अब देखो, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ स्विफ्ट। स्विफ्ट किससे रिलेटेड है, आपकी फाइनेंस से, एक फाइनेंस की टर्म है। इसकी फुल फॉर्म बतानी है और मैं आपको इसका बेसिक भी बता दूंगी। तो स्विफ्ट की फुल फॉर्म क्या है, आपने ध्यान रखनी है, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेली कम्युनिकेशन। देखो, नेम से ही आपको मोटिव पता चल जाना चाहिए कि क्या है। पहले तो आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड, मतलब वर्ल्ड लेवल पे इंटर बैंक समझते हो, आपस में बैंक्स की फिनेंशियल टेली कम्युनिकेशन। ठीक है, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है ये। और ये एक नेटवर्क देता है डेट एनेबल्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वर्ल्ड वाइड, यानी कि वर्ल्ड वाइड जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, इसके थ्रू वो लोग सेंड कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं किसके बारे में इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के बारे में, एक सिक्योर, स्टैंडर्डाइज्ड और रिलायबल एनवायरनमेंट में। ठीक है, तो स्विफ्ट क्या है, एक टाइप का नेटवर्क प्रोवाइड करता है, क्योंकि टेलीकम्युनिकेशन है ना, नेटवर्क प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है वर्ल्ड वाइड, वो सेंड कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को सिक्योर, स्टैंडर्डाइज्ड एंड रिलायबल एनवायरनमेंट में। ओके, नेक्स्ट है एक टर्म फैट मनी। व्हाट इज फिएट मनी, आपको ये बताना है। फर्स्ट है आपका ऑप्शन, द करेंसी इज बैक्ड बाय गवर्नमेंट गारंटी, द करेंसी इज बैक्ड बाय टेंजिबल एसेट्स, द करेंसी इज बैक्ड बाय गोल्ड रिजर्व्स, द करेंसी इज बैक्ड बाय बजटरी सपोर्ट। तो आपको ध्यान रखना है, जो फिएट मनी होता है, दैट द करेंसी इज बैक्ड बाय गवर्नमेंट गारंटी। ठीक है, और ये क्या है, इसमें क्या होता है, ये लीगल टेंडर जो है डिक्लेयर कर देती है गवर्नमेंट को। ठीक है, तो आपने ये चीज़ जो है अच्छे से ध्यान रखनी है, द करेंसी बैक्ड बाय गवर्नमेंट गारंटी, क्योंकि जो नई नई टर्म्स है वो आपको पता होनी चाहिए। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं और डिटेल में डिस्कस किए हैं। और अगर आपको इस पर कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव ए नाइस डे।